आज जो हमारा लेक्चर होगा उसको हम लोग फिर से शुरू करते हैं। तो जहाँ तक हो गया है उसके आगे ही हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना किसी बकवास के, बिना किसी कार्य के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो आते हैं, जो कल तक पढ़ लिए थे उसके आगे हम लोग देखते हैं। तो आप लोग कल हम लोग पढ़ लिए थे, तो उसके आगे दूसरा पार्ट है धातु का जल से अभिक्रिया। किसका? जो धातु था अगर जल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, है बस समझ में। पहला पढ़ लिया था, दूसरा है कि पहले तो धातु में जब ऑक्सीजन मिला तो धातु ऑक्साइड बनता था, वैसे ही धातु को जब जल से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा कौन सा अभिक्रिया बनेगा और क्या बनेगा उसके विषय में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो कह रहा है, देखो ध्यान से, कह रहा है जल के साथ अभिक्रिया करते धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं जो जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। आए बच्चे में कुछ समझ में नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम फिर से समझाते हैं, ध्यान से समझो सब। देखो हम तुझे पूछे जल का जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्या बोलोगे? H2O नहीं होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। सबको पता है इतना? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। मान लो इसमें जो कोनो धातु में इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, धातु जब अभिक्रिया कराएंगे यहाँ पे, मान लो धातु कोई भी धातु ले लिए, अभिक्रिया कराएंगे, देखो इसमें दो काम होगा। इसमें दो कार्य क्या होगा, देखो ये जो धातु है ये ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, क्या मिलेगा? धातु ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा। तो मान लो धातु जब ऑक्सीजन के साथ मिल गया तो ऑक्सीजन मिलकर चला गया, तो बच्चा क्या है? H2। तो H2 क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन गैस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। माने कहीं ना कहीं यही गैस बच रहा है ना। जब धातु ऑक्सीजन के साथ जा रहा है तो कौन सा H2 गैस बच रहा है, तो यही H2 गैस क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। तो लेकिन ये सभी धातुओं के साथ हो, ये तो जरूरी नहीं है ना। सभी तुम्हारा हाथ का उंगली से उंगली है, लेकिन क्या सभी बराबर हैं? नहीं है। वैसे ही सभी धातु जो जल के साथ अभिक्रिया करे जरूरी नहीं है, लेकिन जो जरूरी है जो अभिक्रिया करते हैं वो क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड। ऑक्सीजन तो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। तो यह लिखा है जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड जल में, मान लो धातु ऑक्साइड कुछ जल में घुलनशील हो जाएंगे, तो जो जल में घुल कर धातु ऑक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। आया बस समझ में इतना? माने कि जो धातु ऑक्साइड बन रहा है उसमें से कुछ होगा तुमको जल में घुलनशील हो जाएगा, जल में जाकर पानी में मिल जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी धातु जो हो जल से अभिक्रिया करें। आया बस समझ में? जैसे मान लो तुमको बोले लोहा और तुमको लो एल्युमिनियम, दोनों को पानी में रख डाल देते हैं, तो तुमसे सबसे पहले बोले तुमको कौन खराब होने लगा? लोहा खराब होगा कि एल्युमिनियम खराब होगा, कि दोनों खराब नहीं होगा? सही बात है, तुमको लोहा खराब होने लगा, जल में जैसे होगा तो तुम्हारा लोहा खराब होने लगा। तो कहीं ना कहीं धातु जो लोहा है वो जल से विक्रिया कर लिया तब खराब हुआ, लेकिन एल्युमिनियम अभिक्रिया नहीं किया। तो यही बात यहाँ पर लिखा गया है। आप समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम आगे जो समीकरण दिया गया है इसका देख लीजिए कि धातु प्लस जल से मिलेगा तो धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, जो बता दिया है। और जो धातु ऑक्साइड प्लस फिर मान लो धातु ऑक्साइड को जल में मिला दिए तो क्या बनाएगा? धातु हाइड्रोक्साइड। एक उसमें जल ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी ना, तो क्या मिलाएगा? धातु हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड। माने कि अब बात यहाँ पे ध्यान से समझना कि मान लो कौन हम एगो धातु लिए, ठीक है, लोहा लिए, ओकरा के पानी में डालिए, तो लोहा के पानी में डालने तो तुमको क्या मिल गया? धातु लोहा ऑक्साइड मिला ना। अब वो मान लो लोहा ऑक्साइड के जो चूर्ण नीचे वाला जो गंदगी मिला, भूरा कलर की जो गंदगी मिली, ओकरा से फेन से हम पानी मिला के घोल दिए और घुल गया, तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? लोह हाइड्रोक्साइड या आयरन हाइड्रोक्साइड। कहा कि 2 बार पानी में घुल रहा है ना, तो 2 बार पानी में घुल गया तो क्या मिलेगा? हाइड्रोक्साइड। 1 बार पानी में घुल रहा है तो क्या मिलेगा? ऑक्साइड। 1 बार घुला तो ऑक्साइड, 2 बार घुला तो हाइड्रोक्साइड। है बस समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा, दोनों पूछेगा जैसे में, हम जैसे देखते हैं। जैसे में तुमको एक उदाहरण लेके चलते हैं, तो उसको ध्यान से तुम लोग लेके चलना सब। जैसे में है पोटेशियम एवं सोडियम जैसे धातु है, 2 चीज़ बोलते हैं, पोटेशियम एवं सोडियम जैसे धातु है ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम तथा पोटेशियम अभिक्रिया तेज एवं उष्माक्षेपी होता है और इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है।
बात सुनो, तुमको यही बात बोल रहे हैं, तुमको बस दो गो तत्व का नाम याद रखना है। कौन कौन? सोडियम और पोटेशियम। देखा है कि जैसे ही तुम माटी के तेल से बाहर निकालोगे अपने आप आग आग पकड़ लेगा। माने कि हवा में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन है ना, उस पानी की मात्रा है। इस ना कभी पानी में डाले, पानी में डालेंगे तो और भड़ाक मार देगा। कभी कभी कोई खेल खेलता है लोग, तुम लोग या कभी देखा लोग यूट्यूब पर, कोनो चीज़ को पानी में बिकने से बम भड़क जाता है, वही होता है पोटेशियम। पोटेशियम पानी से विक्रिया करके वो तेज़ी से लगता है भड़कने। तो वही कह रहा है कि जो सोडियम और पोटेशियम होता है वो तेज़ी से ठंडे जल के साथ विक्रिया करता है और तेज़ी से यह तुमको प्रज्वलित होने लगता है। इसका समीकरण यहाँ लिखा गया है कि 2KH, दो गो पोटेशियम है और 2 जल है। तो क्या मिल गया? 2 गो पोटेशियम, 2 पोटेशियम, जल 2 गो, जल 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, 2 गो हाइड्रोजन यहाँ बच गया, 2 हाइड्रोजन बच गया, 2 मान लो चला गया, 2 बच गया, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया और जो उसके साथ ऊर्जा निकली गई तो वो ऊर्जा लगा, गर्म होता है ना, तो गर्म उसमें हो जाता है। उससे मान लो सोडियम के साथ 2Na प्लस 2H2O 2NaOH प्लस H2 प्लस उसमें ऊर्जा आया। बस समझ में इतना, ये समीकरण है इसका। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मान लो नेक्स्ट कह रहा है जल के साथ कैल्शियम थोड़ी धीमी, देखो जो सोडियम या पोटेशियम होता है जल के साथ क्या तेजी से अभिक्रिया करता है, लेकिन जो कैल्शियम होता है वो अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। ये उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित होने में पर्याप्त नहीं होती है। जैसे देखो बोलता है कैल्शियम की गोली खा लो, तो कैल्शियम की गोली खाने का मतलब कैल्शियम की गोली खाते हैं हम लोग, तो क्या जल में घुलते तेजी में घुलेगा, बहुत कम अभिक्रिया करता है वो चीज़। मैंने जो बोला है कैल्शियम जो होता है जल के साथ बहुत धीरा अभिक्रिया करता है। बस समझे। नीचे लिखा है उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस जो होता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा वो बुलबुले कैल्शियम धातु के साथ चिपक जाती है। मैंने क्या देखो भड़ पानी में कौन चीज जाना चिपक गया ऊपर से, तेल पानी मिलाए तो क्या होगा, तेल चिपक कर चलेगा ना ऊपर से, अभिक्रिया करेगा दोनों? नहीं करेगा। वैसे जब हाइड्रोजन गैस को हम लोग पानी में मिलाते हैं तो क्या उसके पानिया को ऊपर जाकर चिपक जाता है, जिससे वो सतह पर चलने लगता है और कैल्शियम तैरने लगता है। हम पूछ रहे हैं कि तेल में पानी तैरेगा, पानी मिला दो, तेल मिला दो, छोड़ दो, देखना कि तेल ऊपर चल रहा है, पानी नीचे आगे, तो कहीं ना कहीं तैरने लगता है ना। तो वही बोलता है लोग कि अब तक कैल्शियम तैरने लगता है। वैसे यह मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यह बात ध्यान रखना है। जो पूछेगा ऐसा कौन सा धातु है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो वह मैग्नीशियम। कौन सा है? मैग्नीशियम। कह रहा है मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन गैस के बुले जो होते हैं मैग्नीशियम सतह पर चिपक जाते हैं और वो सतह पर तैरने लगते हैं, जैसे यहाँ पे था कि कैल्शियम की सतह पर तैरने लगते हैं। है बस समझ में इतना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डी नंबर एल्युमिनियम। कह रहा है एल्युमिनियम आयरन, कौन सा? एल्युमिनियम कोमा आयरन तथा जिंक धातु न शीतल जैसा अभिक्रिया करते हैं न जगह चाहते। देखो कौन कौन? एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, तीनों धातु जो न ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगी न गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगी, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। तो मैं तुम बात क्या समझो। मान लो कोई तुम एल्युमिनियम का बर्तन ले लो, ठीक है, उसका तुम ठंडा जल में डालो, उससे अभिक्रिया करेगा? नहीं करेगा। गर्म जल में डालो, खाना बनाने के बाद मान लो गर्म पानी गर्म करते हैं, किसमें गर्म करते हैं? एल्युमिनियम के बर्तन में। तो क्या कोनो अभिक्रिया कर खराब होता है? बर्तन में खराब हो जाएगा? नहीं होगा। वैसे ही लोहा का बर्तन में पानी गर्म करेंगे, ठंडा पानी डालेंगे तो खराब हो जाएगा? नहीं खराब होगा। लेकिन जब हम लोग कोनो भाप में से होता है ना, भाप निकलता है, उस भाप में हम लोग एल्युमिनियम का कोनो बर्तन रख दें, कुछ रख दें तो तेजी से अभिक्रिया करने लगेगा। बस समझ में। जैसे मान लो हम ले लिए एल्युमिनियम, तो क्या होता है? Al, तो एल्युमिनियम। कुछ हो गया जल, जब एल्युमिनियम को जल में मिलाते हैं तो यहाँ पर कौ एल्युमिनियम है? 2 गो। और यहाँ पर देखो पहले समझना तीर के इधर अभिक्रिया समीकरण बराबर कैसे करते हैं। और जो तीर दिया गया है, तीर के इधर कितना भी तत्व रहेगा, तीर के बाद भी उतने ही हमको तत्व की आणविक रहना चाहिए, माने अणु रहना चाहिए। है बस समझ में। मतलब तीर के दोनों ओर परमाणु द्रव्यमान समय समान होना चाहिए। देखो यहाँ पे जैसे मान लो एल्युमिनियम का वो 2 गो, एल्युमिनियम का वो 2 गो, है समझे। हाइड्रोजन जल का वो 3 गो। तो देखो जो जल है हाइड्रोजन से को मिल गया 3 दूनी 6, ऑक्सीजन का हो गया 3 गो, 3 गो ऑक्सीजन हो गया, 6 गो हाइड्रोजन हो गया, 2 गो एल्युमिनियम हो गया, 2 गो एल्युमिनियम हो गया, 3 गो ऑक्सीजन हो गया, 6 गो हाइड्रोजन चाहिए, 3:2 बाहर निकल जाएगा गैस। है बस समझ में। चलो
नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है लेड कॉपर सिल्वर तथा गोल्ड धातुएं जल के साथ बिल्कुल विक्रिया नहीं करती हैं। कौन कौन? लेड कॉपर सिल्वर या गोल्ड। हम तुमसे पूछे जब सोना घर पर रखा है तो उसका पानी में डालेंगे खराब होगा कि नहीं होगा? सोना पानी के साथ खराब होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है खराब, कभी भी खराब नहीं होगा। सोना को पानी में मिलाकर वैसे ही रहेगा। सिल्वर का जो तार आता है, कॉपर का तार आता है, सिल्वर का बर्तन आता है, उसको हम रखेंगे पतना पानी में डालेंगे। कॉपर का तार आता है उसको पानी में, मैंने कॉपर की जो लाइन बहता है तारवा में निकाल के पानी में डाल देंगे, कौन अभिक्रिया करेगा? कुछ नहीं करेगा, सीधा कहीं बढ़ जाएगा। है बस में तो कह रहा है कि लेड कॉपर तथा सिल्वर तथा गोल्ड ये सब जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। है बस में। चलो नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। कह रहा धातुओं का अम्ल से अभिक्रिया, धातुओं का अम्ल से अभिक्रिया। देखो धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया में क्या होगा? तो नेक्स्ट है, कह रहा है धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। क्या? ध्यान सुनो, मान लो तुमको बड़े बताते हैं, धातुएं जब अम्ल से अभिक्रिया करेंगी तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। है समझ में? जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। लेकिन ध्यान सुनो, सोडियम तथा पोटेशियम धातु अम्ल के साथ अत्यधिक तीव्र गति से अभिक्रिया करती है। जहाँ भी तुमसे पूछे तेजी से अभिक्रिया कौन धातु करता है, वस्तु का नाम बताना, सोडियम और पोटेशियम। तुम लोग जैसे भी उसको माटी तल उठा कर टेबल पर आग पकड़ लेगा। अभिक्रिया बहुत तेज होता है, उसका बहुत तेज होता है, चाकू से आराम से उसको काट सकते हैं हम लोग इसको, सोडियम और पोटेशियम को। आया बस समझ में इतना? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नोट में देखो ध्यान से बात, नोट में दिया गया है धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती है, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तन कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन किसी ऑक्साइड में उपचारित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीज अति तनु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके H2 गैस प्रदर्शित करती है। देखो सभी धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर लेती हैं, लेकिन उसी धातु को जब हम नाइट्रिक अम्ल किस तरह नाइट्रिक अम्ल HNO3 से अभिक्रिया कराएंगे, नाइट्रिक अम्ल NO3 से अभिक्रिया कराएंगे, जिससे अभिक्रिया कर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि तुमको पता है अब मान लो धातु जहाँ से ऑक्सीजन लेकर चला गया, ठीक है, तो लेकिन नाइट्रोजन भी तो ऑक्सीजन लेकर जाता है, तब ना NO2 बनता है, NO बनता है, NO2 N2O बनता है। तो लेकिन मान लो कि यहाँ पे N नहीं रहता, क्या नहीं रहता? N नहीं रहता, साफ रहते हैं इसको। चलो मान लो धातु कोई हो गया, ठीक है, ये धातु हो, धातु प्लस हम मिला लेते हैं तुमको NO3 के, कोई NO3 एक HNO3 होता है ना, क्या होता है? HNO3 ठीक है। तो देखो हम तुमसे पूछे यहाँ पर, पहले एक बात समझना, ध्यान में समझना, क्वेश्चन ध्यान समझना। पहले मान लो N नहीं है तो क्या बन गया? HO3। अब यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा कि जो तुम्हारा धातु है वो ऑक्सीजन लेके चला जाएगा आगे। धातु तुमको हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है, हाइड्रोजन का एक होता है, धातु का अधिक होता है, तो जो भी धातु होगा वो हाइड्रोजन लेके चला जाएगा। आएगा समझ में? तो क्या बच जाएगा? तुम मान लो ऑक्सीजन लेके सब चला गया तो क्या बच गया? सिर्फ हाइड्रोजन बचेगा ना। तो हाइड्रोजन बचेगा तो ये हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो जाएगा। लेकिन मान लो कि हम यहाँ पर गलती से यहाँ पे N आ गया, क्या आ गया? N आ गया। अब बोलेगा धातु बोलेगा कि ऑक्सीजन को लेकर हम जाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन बोलेगा ऑक्सीजन लेकर हम जाएंगे, दोनों में हो जाएगा बहस। क्या होगा? बहस। धातु कच्ची बोलेगा ऑक्सीजन को लेकर हम जाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन क्या बोलेगा? ऑक्सीजन को लेकर हम जाएंगे। तो दोनों में जो मजबूत रहेगा वही ना लेके जाएगा। आएगा समझ में? जैसे मान लो किसी राज्य में सरकार बनाना हो तो जिसका बहुमत अधिक रहेगा वही ना सरकार बनाएगा। तो गाँव का मुखिया वैसे थोड़ा कौन वोट खड़ा होगा, जिसको अधिक वोट मिलेगा वही मिलेगा। तो वैसे ही धातु में नाइट्रोजन में जो ना कि अधिक शक्ति रहेगा वही ऑक्सीजन लग जाएगा। तो मात्र एक केस में, कौन केस में? एक केस में कब? जब मैग्नीशियम आएगा। कौन आएगा? मैग्नीशियम। माने धातु की जगह जब मैग्नीशियम आएगा तो नाइट्रोजन वहाँ हार जाएगा। क्या होगा? नाइट्रोजन हार जाएगा। माने धातु की जगह मैग्नीशियम आ गया तो नाइट्रोजन हार जाएगा, कि यहाँ पर मैग्नीशियम नाइट्रोजन से अधिक शक्तिशाली होगा। तो माने कि जब नाइट्रोजन मैग्नीशियम आया धातु जगह पर तो नाइट्रोजन बोलेगा भैया ऑक्सीजन को लेके चल जा,
हम कुछ ना करें, लेकिन धातु की जगह पर मैग्नीशियम के अलावा कुछ भी रहेगा, बात है सुनना, धातु के अलावा मैग्नीशियम के अलावा कुछ भी रहेगा तो नाइट्रोजन बोलेगा कि भैया हम तुमको नहीं देंगे ऑक्सीजन, अपना ऑक्सीजन को हम अपने साथ रखेंगे। जब ऑक्सीजन को अपने साथ रखेंगे तो हाइड्रोजन के साथ रहेगा, तो हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलेगा, नहीं निकल पाएगा। तो वही बोलता है, लेकिन जब मैग्नीशियम के साथ आएगा तो ऑक्सीजन लेके चला जाएगा, तो नाइट्रोजन मुंह तकते रह जाएंगे, तो बोलेगा हाइड्रोजन तुम क्या करेगा, तू चल जाने से, तो हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से चला जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस प्रदूषित हो जाता है। तो बस दो तरीका में, कोना में तुमको जब मैग्नीशियम रहेगा तो वो अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगा, मैग्नीशियम रहेगा तो अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। किसके साथ, HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ। बात में ध्यान रखना सब, नाइट्रिक अम्ल के साथ। अब देखो, विभिन्न धातुओं के तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया क्रिया द्वारा लिखाया गया। देखो यहाँ पे, अब मान लो कि कौन कौन ऐसा चीज़ है जो सबसे तेज अभिक्रिया करेगा, तो कर मान लो क्लास में तुमको 5 को लिखा है, तो कौन कौन सबसे तेज होगा ना, सबसे तेज होगा। मान लो तो सबसे तेज कौन होता है अभिक्रिया करने में, तो मैग्नीशियम। कौन होता है, मैग्नीशियम। किसके साथ, तनु अम्ल के साथ। ध्यान रखना, पूछेगा तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने में उनकी श्रेणी बनाए। क्या बनाए, श्रेणी बनाए। जैसे मान लो तुमसे बोले 5 लड़का गोली खेलता है, 5 लड़कों में गोली खेलने में कौन ना कोई मजबूत होगा ना, तो वैसे ही तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने में कौन सबसे मजबूत होगा, तो मैग्नीशियम। उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन। ठीक है, ये सर ना आप ध्यान में रखना, नोट में रखना। कॉपर जो होता है तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, कॉपर जो होता है तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। आया समझ में, कॉपर तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो विभिन्न धातुओं का तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कैसे होगा, पहले मैग्नीशियम आएगा, सबसे पहले 1 नंबर पर मैग्नीशियम। और जना की तरफ मुंह खुला रहता है, वो बड़ा होता है ना, पता है ना, तो मैग्नीशियम आ जाएगा, उसके बाद एल्युमिनियम आ जाएगा, उसके बाद जिंक आ जाएगा, उसके बाद आयरन आ जाएगा। कितना नंबर, आयरन। तो 1 2 3 4 में। लेकिन पूछेगा कॉपर अभिक्रिया करता है, तो कॉपर तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। हाँ बस समझ में इतना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और धातु के लवणों के विलयन के साथ धातुओं की अभिक्रिया, माने धातु के लवण के जो विलयन हो गए, माने धातु को चीज में घोल के विलयन बना लिए, अब वो धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, है बस में। माने कि लड़कों का ग्रुप 1 हो गया, उन्हें एक और लड़का भेज दिए, अब देखेंगे कि क्या अभिक्रिया करता है, क्या षड्यंत्र होता है बस में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आपको चलो कह रहा है इसमें, देखो ध्यान से, अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक या विलयन या गलित अवस्था में विस्थापित करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। बस में कुछ समझ नहीं आता, शांति से रहो, बात को ध्यान समझ पड़े। यहाँ पे मान लो कि वो रस्सी हो गया, आए बस में, आई रस्सी हो गया, एन्ने है 5 किलो को लेकर, 100 किलो के 5 किलो के, हेन्ने है 7 किलो को लेकर, 100 किलो के 7 किलो के, हेने 100 किलो के 5 किलो के, हेने 7 किलो के। और बीच में मान लो ये रस्सी हो गया, कुछ हो गया, रस्सी हो गया। हम पूछे रसिया कहने जाएगा, हेने घींचा खींची हो होता है, रसिया हेने जाएगा कि हेने जाएगा, लिख देते हैं, ये लिख देते हैं बी, ये लिख दिया ए। अब बता रस्सी जो जाएगा वो बी की तरफ जाएगा कि ए की तरफ जाएगा, तुम सीधे बात बोलोगे ए की तरफ जाएगा, आगे 7 किलो है भारी, ए की तरफ जाएगा। तो मानने की यही बात तुमको इसमें केमिस्ट्री में होता है। मान लो दो अधिक क्रियाशील है, वो कम क्रियाशील, मतलब क्रिया मैंने काम करने वाला है, वो अधिक काम करने वाला है, वो कम काम करने वाला, दोनों को साथ में रखते हैं। तो कौन लेके भागेगा, अधिक काम करने वाला। तो ये काम करने को बोल देते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। हाँ, विस्थापन अभिक्रिया। तुम लोग पूछेगा कैसे, देखो यहाँ पे, जब अधिक की अभिक्रियाशील धातु, अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम होना चाहिए ना, अपने से कम धातु को उसको विस्थापित कर दिया, अलग कर दे, तो क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आए बस समझ में। जैसे मान लो और अगर धातु ए धातु बी को उसके विलयन से विस्थापित करते हैं, तो वह धातु बी की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होगा। आए बस समझ में, नहीं समझ में, बात समझ में। मान लो 2 लड़का हो गया, एक का नाम मान लो कि हो गया राम, मान लेते हैं, एक मान लिया राम और रावण। अब देखो यहाँ पे पूछे तुमसे कि राम और रावण में अभिक्रिया हुआ, क्या हुआ, अभिक्रिया हुआ। तो क्या किया, राम जो है ना यहाँ से रावण के हरा के चला गया, हरा के चले गए, राम जो है रावण को हरा के चले गए। तो तुमसे पूछे मजबूत कौन हुआ, राम की रावण, राम सबने हरा के चले गए हैं,
वैसे ही मान लो कि कोनो चीज़ है, एकरा पर मान लो ए है, यहाँ बी है, ठीक है। कहाँ किया, ए आया और बी को लात मार के भगा दिया, ठीक है, लात मार के भगा दिया। जब ये भाग गया बी तो मजबूत कौन हुआ, ए, ताकि ए मजबूत है तब ने बी को मारा। तो वही कह रहा है कि अगर ए बी को उसके विलयन से अलग कर देता है तो धातु बी जो होगा, धातु बी होगा वो तुमको कम क्रियाशील होगा, लेकिन जो धातु ए होगा वो अधिक क्रियाशील होगा। है बस समझ में इतना। जैसे मान लो इस धातु ए अब बी का 11 बिलियन, अब क्या किया कि यहाँ ए का किया, एक कुछ बिलियन 11 बिलियन की जो बिलियन है एक लेके भाग गया, क्या हुआ, लेके भाग गया, लेके भागे तो बी अकेला रह जाएगा, बी अकेला रह गया, बी अकेला रह गया और ये इसको 11 को लेके भाग गया। तो ए मजबूत है तभी लेके भागा, ए मजबूत है तभी लेके भाग गया, नहीं मजबूत है तो नहीं भागता है उसमें, ये हो गया। अब देखते हैं कौन ऐसा धातु है जो किससे अधिक मजबूत होगा। ये थोड़े है कि राम कहानी पढ़ ली हो जाएगा मजबूत में। तुमसे पूछे हैं कि मान लो कोई ना कोई धातु है, 20 को 10 धातु लेते हैं हम लोग, उस धातु में कौन मजबूत है कौन कमजोर है, उसके कुछ ना कुछ बनेगी ना। तो ओकरा जो बनता है उसका श्रेणी बनाया गया, ओकरा के एगो टेबल बनाया गया, ओकरा के गिनती की तरह लिखा गया। तो ओकरा बोलते हैं हम लोग सक्रियता श्रेणी। क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। तो लिखा गया सक्रियता श्रेणी। आया समझ में, कौन श्रेणी, सक्रियता श्रेणी। देखो यहाँ पे ध्यान से, अब इस सक्रियता श्रेणी होता क्या है पहले ध्यान समझ लो। देखो क्या होता है सक्रियता श्रेणी, बड़े उसको ध्यान समझो। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातु की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। कौन क्रम में, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम घटते क्रम में सबसे अधिक क्रियाशील होगा सबसे ऊपर होगा, जो सबसे कम क्रियाशील होगा सबसे नीचे होगा। माने कि ऐसा हो सकता है ना कि मान लो सबसे मजबूत जन होगा होगा सबसे आगे होगा, और सबसे कमजोर होगा सबसे पीछे होगा। अभी बतवा हम लोग देखते हैं यहाँ से, एक मिनट रुक जाए, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, ये वो टेबल में आ जाए। सबको दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है ना पूरा। नहीं तो किताब में तुम लोग किताब खोलेगा तो किताब में भी होगा। चलो एक मिनट इसको थोड़ा सही कर दें, इतना कुछ में आ जाए। चलो इतना से नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे हम लोग किताब में भी एक फिगर दिया गया है, पलटना 3 चैप्टर में कुछ 4-5 पेज छोड़कर तुम आगे फिगर दिया गया। जैसे मान बोला क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील होगा सबसे ऊपर होगा, तो सबसे कम क्रियाशील होगा सबसे नीचे होगा। तो सबसे पहले आता है पोटेशियम। कौन आता है, पोटेशियम। तो क्या होगा, सबसे अधिक क्रियाशील होगा, सबसे अधिक क्रियाशील होगा। उसके बाद सोडियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक घटती अभिक्रियाएँ, उसके बाद आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। आए बस इतना देखो, ये शेर ने तुमको याद करना ही पड़ेगा, वो बिना याद करे काम नहीं चलेगा, ठीक है। हम इसमें आप तुम लोग घोल कर पिया नहीं सकते हैं, अब तुमको इसको याद करना पड़ेगा। अब देखो, अब तुमको बात पूछे हैं, यहाँ ध्यान रखना। मान लो एक जगह के दिया गया है, कुछ दिया गया है, पोटेशियम दिया गया है, प्लस एकदम में दिया गया है NaCl, क्या दिया गया है, NaCl। आए बस में मान लो एक जगह के दे दिया गया, एक NaCl दिया गया। हम तुझसे पूछे कौन कोनक लेके भागेगा, मजबूत को देखो पहले देखना तुमको मजबूत कौन होगा। हम तुझसे पूछे के मजबूत होगा कि Na मजबूत होगा, तो देखेंगे सबसे ऊपर कौन है, के ऊपर है कि Na ऊपर है, के ऊपर है Na नीचे है, मजबूत कौन हो गया, के। तो के मजबूत होगा तो क्या करेगा, Cl को लेकर भाग जाएगा, तो क्या बना जाएगा, KCl। क्या बना जाएगा, KCl। बच क्या गया, Na, क्या बच गया, Na। क्या बात समझ में आया कि जो मजबूत रहेगा वो कमजोरा के लात मार के भगा देगा, बाकी जो का साथ जोर रहेगा वो लेके अपने साथ आ जाएगा। अब समझ में इतना ना। जैसे मान लो एक उदाहरण हम और लेते हैं, जैसे मान लो लिखते हैं Ca, लिखते हैं Ca प्लस, हम मान लो लिखते हैं Fe, क्या लिखें, FeO। अब ध्यान समझो, कौन किसको लेके भागेगा ये तुम पर डिपेंड करता है। हम पूछते Ca में और Fe में ऊपर कौन है, Ca ऊपर है कि Fe ऊपर है, Ca कहाँ पे है, Ca यहाँ पे है, Fe कहाँ पे है, यहाँ पे है। ऊपर कौन है, ये ऊपर है कि ये ऊपर है, ये ऊपर है, मतलब मजबूत कौन हुआ, Ca ऊपर हुआ। अब ये बोलेगा भैया तुमसे मजबूत तो हम हैं, अब तुम जाओ अकेले, हम तुम्हारा ऑक्सीजन लेके चले जाएंगे।
तो ये बोलेगा CaO, क्या बोलेगा CaO, कहीं एक और ऑक्सीजन लेके कहाँ चला गया, भाग जाएगा, क्योंकि मजबूत हुआ ना। प्लस ये बढ़ जाएगा Fe हो गया, अकेला मुंह ताकते रह जाएंगे। लेकिन ये Fe भी बदला निकाल सकता है, Fe भी बदला निकाल सकता है। कब बताते हैं कब, देखिए यहाँ मान लो कि अब अभी तो Fe मुंह ताक रहा था, लेकिन मान लो हम Fe लिख दिए थे, Fe लिख दिए, Fe प्लस हम लिख दिए CuO, CuO। अब यहाँ पे ध्यान समझो, Fe कहाँ पे है, Fe कहाँ पे है, Fe यहाँ पे है, Cu कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब समझ में हम पूछे अब Fe में Cu में मजबूत कौन हुआ, तो तुम लोग बोलेगा Fe मजबूत हुआ ना, Fe में या Cu में मजबूत कौन हुआ, Fe। अब बोलेगा FeCu के देख बाबू हमारा के कैल्शियम लात मार ले रहा, अब हम तोहरा के लात मारे, क्या हम तोहरा से मजबूत बने। आप समझ में, क्या कि हमारा कैल्शियम लात मार ले, कैल्शियम हम तोहरा के लात मारे। तो ई क्या करी हम बोली कि आपन ऑक्सीजन के हमरा दे दो, अपन ऑक्सीजन के हमरा दे दो। तो मान लो Fe हो गया, ये अपन ऑक्सीजन के से ले लेलस, क्या करलस, ले लेलस। तो लेला के बाद का बची, तो खाली कॉपर न बची, Cu बच गई। मान लो Fe तो दे दिलस, बचल का खाली Cu। अब Cu गई कि Cu मुँह ताकते रह गया, Cu कमजोर, तो जो जितना कमजोर होगा वो उतना बार लात खाएगा। क्या समझे, समझ ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो इस सारणी को तुम याद कर ही लेना सब। अब आते हैं नेक्स्ट है धातुओं के धातुओं से अभिक्रिया, ये हम लोग कल पढ़ जाएगा। तो धातुओं के धातुओं से अभिक्रिया है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। इतना बात कोई तो अभी तो कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में जाके तुम लोग कमेंट कर सकता है, नहीं तो व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बना है उसमें भी मैसेज कर लो, ठीक है, उसमें मैसेज कर सकता है लोग। नहीं जो नंबर ग्रुप में एक डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दिया जाएगा, उस डिस्क्रिप्शन में मैसेज करके पूछ सकता है जिसको भी जो परेशानी हो। सबसे अच्छा रहेगा जो भी है उसका आप लोग क्वेश्चन का लिख कर और कमेंट बॉक्स में डाल दें। कमेंट में डालने समय मिलेगा तो आदमी देख कर आपको उसी समय आपको जवाब दे देगा। अभी तक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। चलिए ठीक है।